डियर स्टूडेंट, आप मैकेनिकल वेव्स पढ़ चुके हो। जो वेव्स की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, यहां पर हमें बहुत ज्यादा डेरिवेशंस नहीं करने हैं, ना ही डेरिवेशंस हमारे सिलेबस में। हमें केवल ईएम वेव की बेसिक प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले समझनी है। अब जरा एक बात आप ध्यान से समझ लो, आप बहुत सारी थ्योरी मैकेनिकल वेव्स की पढ़ चुके हो। एक बार बेसिक प्रॉपर्टीज रिवाइज भी कर लेना। जो मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टी होती है, वही सारी प्रॉपर्टीज हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी होती है। तो ईएम वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, इट हैव ऑल द वेव प्रॉपर्टीज व्हिच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। यहां चीजें कैसे थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हैं उसको हम समझेंगे। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की आप बेसिक प्रॉपर्टीज हम 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं। दे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम एज वेल एज इन मीडियम। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से आप ईएम वेव्स की सारी बेसिक प्रॉपर्टीज और स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा हम इसके कुछ फॉर्मूलाज और कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जिससे बेस खासतौर से जेई मेन से प्रॉब्लम पूछी जाती है। अब हमारे पास अगर हम इसके बेसिक फॉर्मूले देखें, तो जैसे हमारे पास मैकेनिकल वेव की इक्वेशन थी, सेम वही इक्वेशन देखो हमारे पास यहां पर भी है, ई और बी। अगर एक मैकेनिकल वेव है तो यहां पर ध्यान से समझना कुछ चीजें। तो जैसे एक स्ट्रिंग वेव थी, तो वहां पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट होते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वेरी करता है, राइट। साउंड वेव में क्या वेरी करता है? पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं तो दो चीजें वेरी करती हैं, एक डिस्प्लेसमेंट और एक प्रेशर। वो सारी चीजें हमने वहां पढ़ी थी। तो वैसे ही जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस में ट्रेवल करती है, तो हमारा क्या वेरी करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जब यहां से अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करेगी, तो स्पेस में हमारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगा। तो उनका फंक्शन क्या होता है? बिल्कुल सेम वही थ्योरी है, सेम फॉर्मूले। E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बी इज इक्वल टू बी नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ ओमेगा क्या है? ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। यहाँ ओमेगा की वैल्यू होती है, नोट करते चलो, 2 पाई न्यू। और के की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई बाई लेमडा, जो हमने वेव में पढ़ी थी, सेम चीजें हैं। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। ब्लू लाइट है तो ब्लू लाइट की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। व्हाइट लाइट तो खैर नहीं होती, व्हाइट लाइट के 7 इसका कॉम्बिनेशन है। रेड है तो रेड की हम फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे। के 2 पाई बाई लेमडा, लेमडा वेवलेंथ हो गई। और यहां पर ये फार्मूला भी हमारा होता है, सी इज इक्वल टू न्यू लेमडा। ठीक है, तो ये तीन बेसिक हमारे फार्मूले वेव्स के जो हम पढ़ चुके हैं। और मैकेनिकल वेव्स में हमने सारी इक्वेशंस सीखी थी, तो यही इक्वेशन यहां पर भी है। बस अब अगर हम देखें तो छोटा सा डिफरेंस है। तीन बेसिक फार्मूले थे यहां पे, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है जो इसको उन वेव से थोड़ा सा डिफरेंट ये कर रहा है कि वहां पर हम कहते थे कि एक ही वेरिएशन देखते थे। यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी कर रहा है। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हमेशा 90 डिग्री से होते हैं, एक ही प्लेन में होंगे। और इन दोनों के बीच में हमेशा कितना एंगल बना रहेगा? 90 डिग्री का। और सी उस यानी अगर वेव एक्स एक्सिस में जा रही है, तो ई और बी वाइजर प्लेन में ऑसिलेट करेंगे। ये दोनों वेक्टर आपस में इस रिलेशन को हमेशा फॉलो करते हैं। और सी आल्सो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। हम कहते हैं कि जिस डायरेक्शन वेव वेलोसिटी, सी इज आल्सो नोन एज वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसे हम डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो भी बोलते हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर की डायरेक्शन हो, तो हमें तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन मिल सकती है। ये जो जैसे वहां आई जे के बोलते थे ना, तो यहां पर ये हमारा ट्रायंगल ऐसे ही हो जाता है, ई बी और सी। ठीक है, ये ई क्रॉस बी करोगे तो सी आएगा, बी क्रॉस सी करोगे तो ई की डायरेक्शन मिल जाएगी। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, अच्छा बी और सी की डायरेक्शन ये बताओ, ई किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा होगा, तो तुम ये बता सकते हो। ई डॉट बी, हमेशा ये सारे छोटे छोटे पॉइंट सब नोट करते चलो। ई डॉट बी इज ऑलवेज 0 फॉर ए ईएम वेव्स। ठीक है, E डॉट बी इज ऑलवेज 0 फॉर ए ईएम वेव। तो ये हमारी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और B इज इक्वल टू बी नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहां पर अब ई नोट और बी नोट में भी आपस में एक रिलेशन रहता है। ये सारे रिलेशन ऐसा नहीं है कि इनको प्रूफ नहीं किया जा सकता है, सारे रिलेशन बहुत बेसिक थ्योरी से प्रूफ हो जाते हैं, राइट। लेकिन है क्या कि ये सारे प्रूफ, इनमें से कोई भी प्रूफ स्कूल एग्जाम में पूछा नहीं जाता, तो हमें इन प्रूफ को करने की जरूरत है नहीं। तो ई और बी आपस में इस रिलेशन से कनेक्टेड रहते हैं। दिस इज द एम्पलीट्यूड रिलेशन। और किसी भी इंस्टेंट पे हमेशा मोड ई इज कनेक्टेड टू सी मोड बी। तो ये मैक्सिमम वैल्यू पे होगा तो भी ये रिलेशन सेटिस्फाइड है।
तो ये E और B के बीच का रिलेशन है, ये आपको याद रखना है। यहाँ C वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट का बेसिक फार्मूला किसी भी मीडियम में क्या होता है, दिस वन। अगर हमारे पास वैक्यूम है तो वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए ईएम वेव। या μ0 क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट फार्मूला। और अगर हम इसकी जगह कोई मीडियम में चले जाए, लाइट तो मीडियम में भी ट्रेवल करती है, ग्लास में, वाटर में, लाइट सब जगह ट्रेवल कर सकती है, जबकि नॉर्मल वेव जो होती हैं वो सिर्फ वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाती, उनको एक मीडियम चाहिए। ठीक है, साउंड वेव कैन प्रोपोगेट इन ए मीडियम, बट लाइट वेव कैन प्रोपोगेट इन ए मीडियम एज वेल एज वैक्यूम। तो V का फार्मूला होता है 1/μ एप्सिलॉन, और म्यू इज कैन बी रिटन एज म्यू आर एप्सिलॉन नॉट K। तो V इज इक्वल टू C/μr इंटू K। यहां से एक बात और भी आ जाती है कि C/V को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NV कहते हैं। यहां से हमारा N का फार्मूला क्या बन जाएगा, C/V इज आल्सो नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी अंडर रूट ऑफ μr into K. This will be known as refractive index of a medium. और in a transparent medium, V is equal to C/K, जहां μr की वैल्यू हम अप्रोक्स क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। रिलेटिव परमेबिलिटी, कभी कभी ट्रांसपेरेंट मीडियम, ऐसा क्वेश्चन जेईई में इसने पूछा था, तो कई बार वो ट्रांसपेरेंट मीडियम दे देता, म्यूआर नहीं देता, तो हमने कहा यार इस मीडियम में हम कैसे निकाले, तो उस केस में म्यूआर को 1 ले लेना। और जहां के क्या है, के यहां पर क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वही जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, इट इज अवर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसकी वैल्यू दी जाएगी। तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी आई थी कि वहां पर हमें V चाहिए था या N चाहिए था, और हमें उस केस में म्यूआर नहीं दिया हुआ था, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या लेते हैं। तो जब ऐसा कहा गया जब म्यूआर के बारे में वो साइलेंट हो जाए तो म्यूआर को 1 लेना होता है। सब छोटे छोटे पॉइंट हमें नहीं पता होंगे, तो कभी कभी इसका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम और जेईई मेंस में आता है। जेईई एडवांस में ईएम वेव्स केवल इंटरफेरेंस लेवल पे पूछा जाता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते एडवांस में, लेकिन मेंस लेवल पे अक्सर इस पे क्वेश्चन आता रहता है, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, छोटे छोटे फार्मूले से सॉल्व होना होता है। और तुम देखोगे इसके जो बहुत सारे फार्मूले हैं, चाहे वो एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही चीजें आएंगी। मैकेनिकल वेव्स वाली सारी प्रॉपर्टीज इसमें है। यहां पर इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, स्टैंडिंग वेव बनती है, सब प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। तो सब के सब मैकेनिकल वेव जैसी, तो जो हमने मैकेनिकल वेव को अगर हम अच्छे से पढ़ लें तो ये हमारी टॉपिक हमारे लिए बहुत ही आसान रहता है। अब जरा हम यहां से ईएम वेव की रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मान लीजिए एक ईएम वेव इंसिडेंट है जिसकी स्पीड है मीडियम 1 में v1 इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव इन मीडियम 1। तो ये लाइट वेव इंसिडेंट है। हम जैसे ये सारे टॉपिक देखो, पढ़ने से पहले एक बार वेव रिवाइज कर लेना, वहां ये सब हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। जब एक वेव एक इंटरफेस पे, साउंड वेव में हमने सारी थ्योरी डिस्कस की थी, जब एक वेव इस इंटरफेस पे इंसिडेंट होगी तो पार्ट ऑफ द एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड एंड पार्ट ऑफ द एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड इनटू अनदर मीडियम। तो वही यहाँ पर लाइट वेव के साथ भी होता है। और यहाँ पर ये एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं। हमें पता है कि μ1 sin थीटा i इज इक्वल टू μ2 sin थीटा r होगा, या हम इसे n1 भी कह सकते हैं, n1 n2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिख ले तो हम कह सकते हैं n1 sin थीटा i इज इक्वल टू n2 sin थीटा r होगा। सेकंड, ये मीडियम 2 है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमने n2 लिया है, ये मीडियम 1 है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमने n1 लिया। अब मान लो इंसिडेंट वेव की वेव इक्वेशन I क्या है, ये है E0 sin ओमेगा t माइनस kx। तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या होगी, ER sin ओमेगा t प्लस kx। और ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन होगी ओमेगा t माइनस k डैश, k डैश, क्योंकि जब एक वेव दूसरे मीडियम से जाती है, ध्यान से समझना, तो उसकी वेवलेंथ बदल जाती है 2 पाई बाई लैम्डा डैश। क्यों, क्या चीज नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी बाई वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ बदल जाती है, इसलिए ये k डैश हो गया। अब यहां पर ये ER क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, ET क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव।
ईटी विल बी दिस, ये फार्मूला ऑलरेडी हम मैकेनिकल वेव में वहां पे हम एम्पलीट्यूड का पढ़ चुके थे, V2 माइनस VS था, वहां पे हमने ड्राइव भी किया, तो वही फार्मूले यहाँ पर सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए भी है। ER ETS सभी वेव्स के लिए सेम है। अगर साउंड वेव, आप इसे याद रखना, तीनों वेव में लग जाते हैं। साउंड वेव है वो इंसिडेंट है, तो कुछ एनर्जी उसकी रिफ्लेक्ट होती है, कुछ एनर्जी उसकी ट्रांसमिट होती है। द सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द थ्री केसेस। और B और E में यहाँ पे एक रिलेशन बना रहता है, B इज इक्वल टू E बाई V। इससे मैग्नेटिक की भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं। ये हमारा वही फार्मूला है जो हमने डिस्कस किया था। V स्पीड ऑफ लाइट लेनी होती है मीडियम, अगर वैक्यूम है तो E नोट बाई V नोट का फार्मूला क्या होता है, C, या E बाई V की मैग्नीट्यूड का रेशो क्या होता है, C मीडियम में, सॉरी वैक्यूम में। और अगर कोई और मीडियम है तो ये रेशो उस मीडियम की वेलोसिटी के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां से हमारी रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन आ गई। अब हमें पता है यहां पर अगर ये मीडियम 1 रेयर हुआ और मीडियम 2 डेंसर हुआ तो V2 लेस देन V1 होगा, तो ER निगेटिव आएगा। ER निगेटिव आने का मतलब होगा वेव में पाई का कोएफिशिएंट जनरेट होगा। ये चीज ऑलरेडी हमने साउंड वेव के लिए डिस्कस की थी रिफ्लेक्शन में। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम से की बाउंड्री से इंटरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, तो अगर ए साइन, हम कहते थे कि ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आ रही है, तो क्या तरीका होता था कि यहां पर एम्पलीट्यूड माइनस ए डैश करना होता है, जिसका मैग्नीट्यूड ये होता है। विदाउट मैग्नीट्यूड ये पूरा फार्मूला हो जाता है V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू E नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये अपने आप निगेटिव आएगा। निगेटिव आने का मतलब है पाई का फेशियन जाता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन। कब? जब रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रेयर से डेंसर। ये थ्योरी साउंड वेव में भी है और लाइट वेव में भी। तो ऑलमोस्ट यहां पर ये सब जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं ये सब हम साउंड वेव में भी, और ट्रांसमिशन ऑफ जब दो जॉइंट स्ट्रिंग होती थी, एक पल्स दूसरी स्ट्रिंग में जाती थी, वहां पर ये सारी थ्योरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पर दो छोटे छोटे से पॉइंट और ध्यान रखना, उस पर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ये बहुत बेसिक सारे फार्मूले हैं, वेव्स के ही हैं, कोई हम इसमें नए फार्मूले लाए ही नहीं है। अगर मान लो अगर एक रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही हो D2R, और ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, तो टोटल वेव, तो इस समय रिफ्लेक्ट ट्रांसमिटेड एनर्जी ET 0 हो जाता है। पूरी की पूरी वेव रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन D2R है, तो ER का मैग्नीट्यूड E नोट के बराबर आ जाता है, EI के इंसिडेंट मैग्नीट्यूड के बराबर। और फेज चेंज भी प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि डेंसर टू रेयर है। फेज चेंज डेल्टा पाई कब आता है? जब रे रेयर से डेंसर मीडियम के इंटरफेस से रिफ्लेक्ट होती है। ध्यान रखना ये पाई वाला फेज चेंज। ER निगेटिव कब आएगा? कब ER की वैल्यू निगेटिव आएगी? जब R2D रिफ्लेक्शन हो, ठीक है। तो ये IIT ने पूछा भी था। तो इस समय जितनी एनर्जी इंसिडेंट है, टोटल की टोटल एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक होगी मीडियम में। और एक दूसरा केस, कभी कभी 100% परफेक्ट, जैसे सिल्वर मिरर, एक थिन सिल्वर मिरर लो, ऑलमोस्ट जितनी एनर्जी आती है पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट होती है। यहां पर भी नीचे रिफ्लेक्शन होने के कारण, तो इस केस में, लेकिन ये यहां पर एयर रेयर है और ग्लास तो डेंसर होता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर इंसिडेंट वेव की इक्वेशन EI इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लेते हो, तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन, ये हम उसमें हम 0 0 यहां मानते हैं, और रिफ्लेक्टेड वेव के लिए इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इंसिडेंट वेव के लिए इसे एक्स एक्सिस लिया जाता है। ये भी ध्यान रखना। तो माइनस E नोट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स बोल देते हैं। जितनी भी एनर्जी आई टोटल रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन फेज चेंज पाई का प्रोड्यूस हो जाता है। ये भी ध्यान रखना। प्लेन मिरर से जब रिफ्लेक्ट करा होगी तो ये माइनस होगा। एक फेज डिफरेंस क्रिएट होता है डेल्टा फाई आर इज इक्वल टू पाई का। 100% रिफ्लेक्शन हो जाए अगर रेयर टू डेंसर, जैसे हमने प्लेन मिरर वाला केस लिया, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे।
तो ये बेसिक रिफ्लेक्शन के पॉइंट्स थे जिसको हमने यहां पर क्लियर किया है। इसमें इधर से वेव को माइनस एक्स से मैंने प्लस एक्स की तरफ जाते माना और इस वेव को मैंने कैसे रिफ्लेक्टेड माना है टुवर्ड्स माइनस एक्स। तो ये आप पॉइंट नोट कर लो। अब हम इस पे बेस जरा एनर्जी की थ्योरी सीखते हैं, वो भी मैकेनिकल वेव में जैसे हमने एनर्जी की थ्योरी निकाली थी, काफी कुछ चीजें यहां पर भी सिमिलर वैसी ही आने वाली है। अब जब हम बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव, एक बात और बता दूं, जैसे हमने वहां पर वेव्स में सिर्फ प्लेनर प्रोग्रेसिव वेव पढ़ी थी, ऐसे ही यहां पर हमारे सिलेबस में मेनली प्लेन प्रोग्रेसिव वेव भी है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, वेव इक्वेशन वगैरह पढ़ रहे हैं। थोड़ा बहुत स्फेरिकल वेव भी है जिसको कैसे हैंडल करना है हमने वहां वेव मैकेनिकल वेव में भी सीखा था, हम यहां पर ईएम वेव में भी थोड़ा सा सीखेंगे। अच्छा, एक बार प्लेन प्रोग्रेसिव वेव तुम्हें याद करा दूं, देखो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव वो होती है अगर हम मीडियम की डैम्पनिंग वगैरह छोड़ दें तो इसका एम्पलीट्यूड जो ग्राफ होता है वो ये होता है, यानी कि इसका जो ई वर्सेस एक्स का ग्राफ ये होता है, इसका एम्पलीट्यूड ई नोट वो कांस्टेंट होता है, यानी हर एक पार्टिकल या कोई भी पोजीशन लेंगे, जैसे हम वहां कहते थे कि अगर प्लेनर प्रोग्रेसिव है तो हर पार्टिकल ए एम्पलीट्यूड तक ऑसिलेट करेगा, वैसे ही हम यहां पर बोलते हैं कि किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू आएगी फंक्शन की ऑसिलेशन की वो ई नोट होगी। तो अगर हमने ये वेव ली तो इसकी एनर्जी जो आएगी हमारी वो आती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर। ये फार्मूला कहां से आया, ये वैल्यू आई हमारी एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हम कूलम्स लॉ में पढ़ चुके हैं। अगर हम यहां पर एक यूनिफॉर्म ई लगा दें, अगर ई यूनिफॉर्म हो तो पर यूनिट वॉल्यूम जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। अगर ई यूनिफॉर्म है तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये हम कूलम्स लॉ में सीख चुके हैं, पर यहां पे साइनसोइडल फंक्शन है और हमने एसी में सीखा है, वहां पर कैलकुलेशन करनी हो हीट लॉस या जब आई साइन के फंक्शन होते थे तो हम आरएमएस वैल्यू यूज करते थे, राइट। तो ये दोनों ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। आरएमएस का कॉन्सेप्ट हम साइनसोइडल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये हम पहले ही सीख चुके हैं एसी में। तो वहां से हम कह सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी होगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस स्क्वायर। और साइनसोइडल फंक्शन में ई आरएमएस और पीक वैल्यू में क्या रिलेशन होता है, वहां पर हम कहते थे आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू, तो सेम रिलेशन यहां पर भी है। तो ये दोनों वैल्यूज भी आईआईटी ने कैलकुलेट करे, छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझते चलो। तो टोटल क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी भी होगी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी भी होगी, दोनों का सम करते हैं। तो सम करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस वन। क्यों, क्योंकि ये बी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और 1 बाई सी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बी नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी आ गई, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर ये प्लेन प्रोग्रेसिव वॉल्यूम वेव जा रही है, मुझसे कहा जा रहा है कि वी वॉल्यूम में एनर्जी बताओ, और ये प्लेन ये वेव इक्वेशन है। स्फेरिकल में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। बेसिक स्फेरिकल वेव को कैसे हैंडल करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर जो एनर्जी आएगी वो सीधा सीधा हो जाती है दिस इनटू वॉल्यूम, वी वॉल्यूम की एनर्जी एवरेज एनर्जी इनटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर इसकी यूनिट क्या है, यह है जूल पर मीटर क्यूब, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी, जैसा कि हमने सीखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म का फार्मूला वैसे आया है। मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती थी, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तो बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, पर ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये तो एक्स के साथ अगर हम देखें तो वेरी करता है साइनसोइडली, इसीलिए यूज किया गया है आरएमएस फंक्शन, राइट। ये छोटे छोटे से पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना। तो ये इसकी एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला हो गया। ऑलरेडी ये सारी थ्योरी जो है हमारी मैकेनिकल वेव थ्योरी जैसी ही है। अब जरा हम इसमें इंटेंसिटी और फिर स्फेरिकल वेव को कैसे हैंडल करना है थोड़ा उस तरफ पढ़ते हैं। अब हम जरा बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। इस पे 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए मेंस पे। देखो पहले हम इसकी थ्योरी कर ले, फिर हम इन सारे फार्मूलों कैसे अप्लाई करना है इस पे क्वेश्चंस करेंगे। देखो ईएम वेव की इंटेंसिटी हमें निकालनी है, तो बट ऑब्वियस है जैसे हमने मैकेनिकल वेव की इंटेंसिटी निकाली थी ऑलमोस्ट वैसे ही करेंगे। मान लो ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया ए है जिसमें एक हमारी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव मूव कर रही है, और उस प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इसकी एवरेज इंटेंसिटी टोटल एनर्जी जो भी दोनों का सम होते हैं हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो एक वेवलेंथ में कितनी एनर्जी होगी, क्योंकि यहां पर ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है तो इसकी एनर्जी निकालने का सीधा सीधा तरीका होता है वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो।
तो यहाँ पर हमने कितनी लेंथ के ई लैम्डा मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन वन वेवलेंथ, जैसे हम मैकेनिकल वेव में निकालते थे वैसे ही हमने यहाँ पर वन वेवलेंथ की एनर्जी स्टोर निकाली। एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू वेवलेंथ। ए लैम्डा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दो क्रॉस सेक्शन एरिया S1 S2 के बीच का वॉल्यूम। क्रॉस सेक्शन एरिया हमने कितना माना है, ए। तो दिस इज अवर एनर्जी स्टोर्ड इन वन वेवलेंथ। अब इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन, एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो हमें पता है कि वेवलेंथ का किसी भी वेव में क्या रिलेशन होता है, लैम्डा इज इक्वल टू ct। c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, t टाइम पीरियड, यानी कि जो वेव यहां पर है, जो एनर्जी यहां पर है, यहां से यहां तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, वन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के बराबर। यानी जितनी भी एनर्जी स्टोर है वो एक टाइम पीरियड में इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर जाएगी। तो कितनी एवरेज इंटेंसिटी आएगी, डिवाइड बाई 80 से हमने डिवाइड कर दिया, ए से ए कैंसिल हो गया, इट विल बिकम, अब लैम्डा बाई टी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट। दिस इज द फार्मूला ऑफ एवरेज इंटेंसिटी ड्यू टू ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी, राइट। तो हमने प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की एनर्जी लिखना, इंटेंसिटी लिखना, ये सब हमने समझ लिया। तो इससे हमने पहले बात की थी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जिसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता वेव का, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, उसको हम कहते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव। वो एक शीट के द्वारा प्रोड्यूस होती है, एक पाइप है उसमें इधर एक लाइट सोर्स है, तो लाइट एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक्सपेंड नहीं कर रही, तो वो सारी वेव्स होती है हमारी प्लेनर वेव्स। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल वेव। स्फेरिकल वेव प्रोड्यूस कैसे होंगी, ये हमारे पॉइंट सोर्स है जिसकी पावर मैंने क्या ली, W। तो इसकी जो एनर्जी है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगी, सेम वैसे जैसे कि पॉइंट चार्ज का फ्लक्स स्प्रेड होता है। इवन अगर तुमसे पूछा जाए कि ये एक सोर्स है और ये एक छोटे से कोनिकल एरिया में कितनी एनर्जी, इसकी टोटल एनर्जी W है, तो W1 कितनी होगी, ये कोनिकल एरिया है, और ये एंगल अगर तुम्हें दे दिया जाए थीटा, तो W1 की वैल्यू होगी W इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेम वही चीज जो हमने फ्लक्स का फार्मूला हमने निकाला हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है। और थीटा की वैल्यू यहां, थीटा की रेंज क्या जाएगी 0 से पाई ले लो तो पूरा W कवर हो जाएगा, यहां बाई W/2, ठीक है। Q बाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हमने क्या रख दिया, W रख दिया। तो सेम वही जैसे फ्लक्स होता है वैसे ही कहीं ना कहीं एनर्जी जाती है। तो इंटेंसिटी हमारी डिफाइन कैसे, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया या पावर पर यूनिट एरिया, ध्यान से समझना है। इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे क्या होती है, एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यानी पावर पर यूनिट एरिया W/S। तो स्फेरिकल सोर्स में इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती। जब पॉइंट जो प्लेनर वेव वाला होता है उसमें जो आई जो होता है, सभी कोई भी क्रॉस सेक्शन बना लो, आई कांस्टेंट रहता है, ये ध्यान रखना। यहां पर आई आर के साथ वेरी करता है। ऐसे ही क्वेश्चन हम पॉइंट सोर्स साउंड वेव में भी कर चुके हैं। तो आई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, तो I1/I2 अगर हम 2 पॉइंट ले लें तो R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि IR1 स्क्वायर इज इक्वल टू I2 R2 स्क्वायर, ठीक है। तो इंटेंसिटी 1/r स्क्वायर के हिसाब से वेरी करती है। अब इंटेंसिटी का रिलेशन एम्पलीट्यूड के साथ हमने ड्राइव किया है, ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ER स्क्वायर इनटू C। तो I ER स्क्वायर के साथ वेरी कर रही है, तो जैसे सेम जो I ER स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है, तो ER किसके साथ वेरी करेगा, 1/r के हिसाब से। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आ जाती है फॉर स्फेरिकल वेव। ऐसी इक्वेशन हमने साउंड की स्फेरिकल वेव में भी लिखनी सीखी थी। E नोट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड एट सोर्स। और किसी पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर, कभी कभी कहते हैं कि इस सरफेस एरिया पे एक पॉइंट ले लेंगे, इस r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P1, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बताओ। तो पहले हम इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, पावर हमें दी होगी, इंटेंसिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे। इस फार्मूले की हेल्प से हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का कितना एम्पलीट्यूड है वो बता सकते हैं। और ये जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा ये एम्पलीट्यूड उतना कम होता जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। तो ये स्फेरिकल वेव का बेसिक है, इतना ही हमें जरूरत पड़ता है। बहुत ज्यादा स्फेरिकल वेव हमारे सिलेबस में नहीं है, जितना बेसिक है उतना हम, ये बहुत बेसिक तरीके से जैसे हमने साउंड वेव को हैंडल किया था, सेम उसी तरीके से हम स्फेरिकल ईएम वेव को हैंडल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जरा बात करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट वेव। काफी बेसिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइट जो है
ईएम वेव्स जो होती हैं वो ड्यूअल नेचर शो करती है। ये आइंस्टाइन ने एक फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट आप थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके होंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, आगे फिजिक्स में भी पढ़ोगे, मॉडर्न फिजिक्स में। तो वहां पर स्टैब्लिश हुआ कि जो लाइट का बिहेवियर है वो ड्यूअल है, यानी लाइट बिहेव एज वेल एज वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो लाइट का जो पार्टिकल नेचर होता है उस पार्टिकल का नाम होता है फोटोन, राइट। तो अभी तक हमने देखा कि लेट्स से एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है तो उसकी इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहां ओमेगा था 2 पाई न्यू और के हमारा होता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट या वेव नंबर जिसे हम कहते हैं 2 पाई बाई लैम्डा। अब इसको एज ए फोटोन, जब लाइट को हम वेव की जगह एक पार्टिकल की तरह देखते हैं, जैसे एक पार्टिकल बीम मूव कर रही है, हम ये सब देखेंगे कन्वर्जन रिलेशन, लाइट हम कहेंगे लाइट वेव मूव कर रही है, हम कहेंगे एक पार्टिकल बीम मूव कर रही है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल है। तो उस बीम में जो एक बेसिक पार्टिकल होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन बीम का एक बेसिक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, यहां पर हम कहेंगे लाइट बीम का एक बेसिक पार्टिकल होता है फोटोन। उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है इट इज रिटन एज एच न्यू, यानी एस, और न्यू की वैल्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है सी बाई न्यू, कैन बी रिटन एज सी बाई लैम्डा। वही हमने यहाँ पे यूज किया है, न्यू की वैल्यू पुट कर दी सी बाई लैम्डा। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। उस पार्टिकल जो तुमने फोटोन बनाया उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इट इज गिवन बाय द प्लैंक थ्योरी ने इसको एस्टैब्लिश किया था। तो उसने कहा कि एक फोटोन की जो एनर्जी होगी वो एच न्यू बाई एच न्यू होगी, यहाँ एच सी बाई लैम्डा है, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ ईएम वेव। ब्लू लाइट है तो लैम्डा की ब्लू लाइट का रख दो, रेड लाइट है तो रेड लाइट रख दो, तो उससे आपको फोटोन की वेवलेंथ एनर्जी आपको मिल जाएगी। और जब फोटोन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो न्यू कांस्टेंट रहता है, तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ध्यान रखना, क्योंकि सी और लैम्डा दोनों बदल जाते हैं, मगर सी बाई लैम्डा का रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये जो फोटोन एक पार्टिकल सोचा गया तो उस पार्टिकल में एक मास भी होना चाहिए। फोटोन देखो ईएम वेव का रेस्ट पे कोई एडजस्ट नहीं होता, लेकिन जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसमें डायनेमिक मास होता है। और एनर्जी मास रिलेशन जो आइंस्टाइन ने दिया था, mE डेल्टा E इक्वल टू mc स्क्वायर, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, वहां से फोटोन के मास की इक्वेशन मिली। ये m जो है फोटोन का रेस्ट मास नहीं है, इट इज डायनामिक मास ऑफ फोटोन। ये ध्यान रखना, फोटोन रेस्ट पे नहीं होता, उसको कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, तो उसमें कोई मास नहीं होता, यानी एनर्जी कैन बी सीन एज इक्विवेलेंट ऑफ मास। जो वेव को हम एज ए डुअल नेचर में देख रहे हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसके डुअल नेचर, ऑप्टिकल प्रेशर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पे मास ऑफ फोटोन यूज भी होगा। तो दिस इज डायनेमिक मास ऑफ फोटोन। मास आ गया, एनर्जी आ गई, तो मोमेंटम भी आता है mc, यानी और m की वैल्यू डाल दी h न्यू बाई सी स्क्वायर, h न्यू बाई सी, और h न्यू क्या है, एनर्जी। इसके ई, इसके लिए के ई भी सिंबल यूज होता है, ई भी सिंबल होता है एनर्जी ऑफ फोटोन। यहां मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ई इलेक्ट्रिक फील्ड का भी सिंबल यूज हो गया था, तो ई इज आल्सो यूज फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन। ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। दिस इज द मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, और फोटोन की वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर। तो h न्यू बाई सी, के ई बाई सी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ ए फोटोन। तो ईएम वेव में एक मोमेंटम भी होता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट और छोटा सा पॉइंट बता देता हूं, जैसे अगर हम यहाँ पर पूछा भी जाता है कि हमने W पावर का सोर्स रख दिया, तो ये पूछा जाता है कि पर यूनिट टाइम इससे कितने फोटोन निकल रहे हैं। तो और अगर हमें पता चल जाए कि इससे जो लाइट वेव आ रही है वो न्यू फ्रीक्वेंसी की है, तो W को डायरेक्ट कंपेयर कर दो NH न्यू से। यहाँ N क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर यूनिट टाइम बाय ए सोर्स, तो डायरेक्ट निकल जाता है। फिर आप पूछते, मान लो ये चैनल है, इसमें एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव मेरी मूव कर रही है, ठीक है, तो उसकी टोटल एनर्जी इंटेंसिटी मुझे दी हुई है और एस क्रॉस सेक्शन है, तो पर यूनिट टाइम जो पावर क्रॉस कर रही होगी वो I इंटू एस होगी, ठीक है। और ये भी अगर मुझे I को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर इंटू सी इंटू एस। तो पर यूनिट टाइम यहां से इतनी एनर्जी क्रॉस करती है। कभी कभी इंटेंसिटी डायरेक्ट दी जाती है। इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, इंटेंसिटी की यूनिट होती है, ध्यान रखना, SI यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर। एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ई नॉट दिया होता किसी तरीके से, अगर मुझे इंटेंसिटी पता है या मैंने इस फॉर्मूला से निकाल ली,
तो ये W मुझे पता है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ये एक क्रॉस। अब यहां से पूछा जाता है कि पर यूनिट टाइम कितने फोटोन क्रॉस कर रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी मुझे पता है, तो मैं इस W को फिर कंपेयर कर देता हूं n h न्यू से। h न्यू इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन और n नंबर ऑफ फोटोन क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम। तो इससे मुझे पता चल जाता है कि पर यूनिट टाइम किसी भी क्रॉस सेक्शन को कितने फोटोन क्रॉस कर रहे होंगे। तो ये छोटे से 2 पॉइंट है, लेकिन इन दोनों पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन ईएम वेव से रिलेटेड टॉपिक में पूछे गए हैं। अब फोटोन की और भी बहुत सारी थ्योरीज रिलेटेड है, इसका ऑप्टिकल प्रेशर और काफी कुछ चीजें हम फोटोन के साथ आगे चैप्टर्स में करेंगे। अभी ईएम वेव्स के लिए जस्ट हमें फोटोन की बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो हमने ईएम वेव की थ्योरी जितनी रिक्वायर्ड थी उतनी हमने समझ ली है। अब हम इस पे बेस्ड जो जेईई मेंस और एग्जाम्स, डिफरेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, अब हम उसको डील करेंगे।